Hello students, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain, हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है। एस.के. हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का एक चैप्टर। और पहले बैक में हमने पढ़ा था 9 से लेकर के कंपटीशन तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से फिजिक्स और बायो तो 10 तक और कंपटीशन तक केमिस्ट्री का टॉपिक था। सब टॉपिक के ऊपर में लिखा रहता है किस क्लास का कौन टॉपिक है। उसके बाद फिर हमने एक 8 का रेशनल नंबर और एक जीके का वीडियो भी बना करके डाला था। उसके बाद फिर कुछ ऐसा टॉपिक डाला जो है तो 11-12 के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, लेकिन उस नाम से वो चैप्टर नहीं होता है। तो सब पर सब कुछ बात लिखी हुई है, वीडियो से आपको अंदाजा मिल जाएगा। अब हम एग्जाम करीब आने वाला है तो इसलिए 10th और 12th का गेस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक के साथ, ताकि एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आपको मिल सके, उसका वीडियो सब डाल रहे हैं। उसके बाद फिर एग्जाम के बाद जो टॉपिक नहीं है बिल्कुल रूप से 11-12 में, सिर्फ कंपटीशन का टॉपिक है, तब फिर उसको डालेंगे। कुछ मैथ्स का भी डालेंगे या फिर कुछ जीके सबका भी डालते रहेंगे। और 2 अक्टूबर से ऑनलाइन बैच लाइव क्लासेस भी हम शुरू कर देंगे। तो उसके लिए कमेंट में लिखिए आप कहां से देख रहे हैं, जो दिक्कत कमेंट में पूछते रहिए, सब लिखते रहिए। तो यहां देखिए, अब जो 10th के केमिस्ट्री का एक चैप्टर आज हमने पकड़ा है, आज हमने पढ़ाने के लिए इसको लिया है, वो चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इसका मतलब हुआ कि हमको जो प्राकृतिक संसाधन मिला हुआ है, जो नेचर के तरफ से, नेचुरल रूप से जो हमको प्राकृतिक संसाधन मिला हुआ है, उसको कैसे हम मैनेज करके रखें, बचा करके रखें, इसके बारे में देखते हैं कि क्या है, डिटेल में भी जानते हैं। इंग्लिश में उसी टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स हमको नेचर से मिला हुआ है, नेचुरल, उसको कैसे हम मैनेज करके रखें, कैसे उसका मैनेजमेंट करें ताकि वह बचा रहे, खराब नहीं हो, आने वाले लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो काम आ सके, या खत्म हो भी तो धीरे धीरे खत्म होगी, फिर बनता रहे। तो इसी सब को मैनेजमेंट कहेंगे, मैनेजमेंट कहते हैं। तो किस चीज को बचा करके रखें, क्या हमको नेचुरली मिला हुआ है, वो क्या चीज होता है। जैसे देखिए, हवा नेचुरली ना मिला हुआ है, उसको तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन एक दिन में खत्म हो जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा, तो फिर क्या होगा। इसलिए आगे वाले के लिए भी उसको शुद्ध रूप से रखे रहना है, बचा करके जरूरत भर इस्तेमाल करना है, ताकि आगे वाले को भी फायदा हो सके। नहीं तो हमको नुकसान होगा ही, आगे वाला भी मर जाएगा। पानी है, जरूरत भर खर्च करें, उसको भी बचा करके रखें, ताकि हम भी उसका यूज कर सकें और आने वाले लोगों के लिए भी बचा करके रखें। मिट्टी है, पेड़ पौधा है, मिनरल सब है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस मोबिल सब जो सब उसी से बनता है, ये सब चीज है। तो ये सब को हम पहले खत्म कर दें, बर्बाद कर दें, तो हमको दिक्कत होगा ही होगा, हम तो मरेंगे ही मरेंगे, आगे वाले के लिए भी हम दिक्कत पैदा कर देंगे, ताकि वह भी ठीक से नहीं जी सके, वो भी इस धरती पर आने के बाद हमको कोसे, आने वाली पीढ़ी, लोग सब कुछ पहले बर्बाद कर चुका है, अपने दिक्कत में तो रहा ही, हमको भी दिक्कत में डाल दिया। तो उसको बचाना कैसे, उसके लिए क्या क्या नियम बना, उसका क्या उपाय है, ताकि हम भी ठीक रहें, आने वाली पीढ़ी भी उससे खुश रहे। तो उसका कोई तरीका है, उपाय है। देखिए, पहले हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, लिविंग चीज सब है, मिनरल्स है, तो यही सब होता है। इसी सब को बचाना है। ये सब हमारे लाइफ को आराम से जीने के लिए बहुत जरूरी है। हम जो चाहेंगे लाइफ को आराम से जिए, तो ये सब चीज बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी है, हवा नहीं रहेगा तो जरूरी क्या कहा जाए इसको, इतना जरूरी कि मरिए जाएंगे नहीं मिलेगा तो। इसलिए इसका यूज हमको जो करना चाहिए वो जरूरत के हिसाब से ही बचा करके करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बचा रह सके,
खत्म होगा ही, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसको इतना टाइम मिल जाए खर्च होने में कि फिर से धीरे धीरे वो बनता भी रहे, और जो बचा रहे वो भी अच्छा क्वालिटी में बचा रहे। अब ये नहीं है कि अगर बचाना था मजबूरी कहा कि बचा दो तो चल बचा दिया, लेकिन इतना ना खराब करके छोड़ा कि बचा हुआ उसके लिए कोई काम का नहीं रहा। तो ऐसा भी नहीं करना है, ताकि हम भी खुश रहें, हम भी आराम से जिंदगी जिए और अगला भी आराम से जिंदगी जी सके। लेकिन एक अंत होगा दुनिया का, ग्रह का, यूनिवर्स का। एक वक्त कभी ऐसा आएगा कि जिसमें पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंट्रोल का चल रहा है लेकिन बढ़ती जा रही है, और जो हमारी रिसोर्स हैं वो धीरे ही धीरे होकर के बनता भी रहेगा। अगर तो धीरे धीरे होकर एक वक्त आएगा जो खत्म हो जाएगा, तो यही ना पूरा यूनिवर्स, दुनिया, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो वही एक दिन होगा, तो वो सब तो हमारे हाथ, हम लोग के हाथ में नहीं है। तो बहुत कुछ को हम नेचुरल मान के चलते हैं कि जो होगा होगा, देखा जाएगा, या फिर नेचर ने जो किया, जो होगा वो होगा। इसके लिए अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने नियम व कानून बनाया। तो इस सब चीज को बचाने के लिए और अच्छा रखने के लिए बहुत सारा राष्ट्रीय, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशन सब है, संस्था सब है, जिसने बहुत सारा नियम और कानून बनाया है, जिससे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाया जा सके, सारे रिसोर्स को बचाया जा सके, अच्छा क्वालिटी में रखा जाए, कम खर्च किया जाए, सब कुछ का खास इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाया गया। तो कहां बना, कहां मीटिंग हुआ, कहां चुपचाप जाकर कुछ आदमी बैठा और मीटिंग किया कि हम लोग जो कर लेंगे उसको तो हमारी जनता मानेगा ही मानेगा। तो पहले हम लोग कोई अच्छा जगह पर बैठ करके अच्छी अच्छी बात कर लें, मीटिंग कर लें, ताकि कैसे अभी बचे और अच्छा क्वालिटी में रखें, ताकि आगे वाले को अच्छा क्वालिटी में बचा हुआ फायदा हो रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स का। तो इसके चलते कहाँ बैठक हो, कहाँ मीटिंग हो, कहाँ हम लोग बात कर लें जिसको पूरी जनता तो मानेगी ही मानेगी। तो सबसे पहला मीटिंग और बैठक कहाँ हुआ, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से खास करके बचाने के लिए कहाँ मीटिंग हुआ सबसे पहले? तो जापान के क्योटो शहर, जापान की राजधानी तो हम जानते हैं है टोक्यो, लेकिन जैसे इंडिया है तो इसकी राजधानी है दिल्ली। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दिल्ली है, इसमें और बहुत सारा स्टेट सब है, बहुत सारा शहर सब है। तो उसी तरह जापान का एक शहर है क्योटो, राजधानी है टोक्यो लेकिन क्योटो एक जगह है, वहीं बैठ करके कुछ बात कुछ लोगों ने किया था, जिसको एक कानून के रूप में, एक प्रोटोकॉल के रूप में माना, लिखा, उस पर अमल किया, तो उससे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ फायदा हुआ। तो एक प्रोटोकॉल बनाया गया, माने एक नियम बनाया जिसको सबने माना, उसको प्रोटोकॉल कहेंगे। तो कहां हुआ ये नियम बना? क्योटो में। इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो नियम बना वो यही बना कि कोई चीज कितना निकले धुआं जो हमारे एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए, या किसी चीज का हम कैसे खर्च करें, कैसे बचा के रखें, कैसे अच्छा रखें ताकि आगे वाले को काम हो, हमको भी दिक्कत ना हो, इसी सब का एक मीटिंग हुआ था। तो क्या मीटिंग में पूरी बात कही गई, कब हुआ मीटिंग, ये सभी बात सुनिए पूरा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। देखिए 1997 में जापान के क्योटो शहर में भूमंडलीय ताप वृद्धि, देख रहे हैं कितना ताप बढ़ रहा है। ये 2024 में देखिए होइएगा कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है और साल के मुकाबले। तो CO2 गैस 0.03% है, वो थोड़ा भी बढ़ जा रहा है, तो कितना गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। फिर कभी उस वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलेगा, फिर ग्लोबल कूलिंग आना शुरू हो जाएगा, तो उतना गर्मी ठंडा में मरिए जाएंगे, रहने नहीं करेंगे। अंत अभी ना कहीं हो जाए दुनिया का। इस सबको बचाया जाएगा, पेड़ पौधा लगाया जाएगा ना, क्या क्या बात हुआ सुनिए। तो ये भूमंडलीय ताप वृद्धि
को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन किया गया। बहुत बड़ा दुनिया लेवल पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो चाहते हैं आइए, इस मीटिंग में भाग लीजिए, जो अच्छी बात है बताइए, उसको पालन लोगों को करवाइए। तो इसमें 141 देश आए थे। 141 देश के सरकार प्रतिनिधि आकर के बैठ गए और मीटिंग की। इसके अनुसार क्या मीटिंग में बात हुई थी कि सभी औद्योगिक देशों को 2008 से 2012 तक सारा देश जहां उद्योग ज्यादा था वही ना ज्यादा धुआं निकलेगा, तो वैसे देश को 2008 से लेकर के 2012 तक ग्रीन हाउस गैस, जो ऐसी गैस निकलती है जो जमीन को गर्म कर देती है, वैसी गैस जो निकलता है उसके लेवल को आप कम कीजिए। 1990 के स्तर से कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि उसमें कमी लाइए, कम कीजिए उसको। जो कि कैसे कम होगा, तो नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, हार्ड रूल बनाइए, कोई नहीं माने तो उस पर कड़ा एक्शन। आप कोई चीज का इस्तेमाल कम में कीजिए कि कम में इस्तेमाल होगा तो कम में जरूरत पड़ेगा, तो कम में फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, कम में प्रदूषण होगा, तब ये सब संभव है। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कहां से निकलती है? कोयला से, डीजल से, पेट्रोल से, लकड़ी से, ये चीज सबसे निकलता है। तो इस सबका कम इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए उसके चलते हुआ, बात होने से फायदा ये हुआ कि कोयला का सामान अब बिजली पे चलने लगा। पहले ट्रेन देखते थे कोयला पे चलती थी, अब बिजली पे चलने लगी, तो उतना तो प्रदूषण रुका। डीजल, जो गाड़ी डीजल या पेट्रोल पे चलती थी उसको हमने देखा कि अब इलेक्ट्रिक और सीएनजी पे चलना शुरू हुआ। तो उससे भी तो धुआं उतना, कितनी बड़ी दुनिया है, उतना कमा। और लकड़ी का इस्तेमाल, गोईठा का इस्तेमाल पहले खाना बनाने में करते थे, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिल रहा है लोगों को कि इससे एलपीजी से खाना बनाइए, तो उसमें भी तो धुआं नहीं निकल रहा है। इतनी बड़ी दुनिया है, तो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा रुकेगा तो एक वक्त आएगा जो कुछ सुधार होगा। वैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पहले पता है कि आगे जो होना होगा तो हमें पे करेगा, लेकिन कुछ बचाव रुकावट आएगी और कुछ दिन अच्छा से जी सकेंगे, आगे वाले को भी कुछ और हाथ लगेगा। तो उत्सर्जन संबंधी मानदंड बनाया गया, एक सिस्टम बना दिया, एक मानदंड, एक स्केल बना दिया गया उस मीटिंग में कि जो निकलेगा धुआं या जितना जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बचा रहे हैं, जैसे जो खराब कर रहे हैं, तो एक नियम के हिसाब से इतना से ज्यादा नहीं, इतना से कम नहीं, कुछ स्टैंडर्ड बना दिया गया। तो उत्सर्जन संबंधी मानदंड देखिए बनाया गया है। कैसे, क्या बनाया गया? वाहन के जो धुआं से, वाहन से जो धुआं निकलता है उस धुआं में देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या करता है? सांस के थ्रू अंदर लिए या कच्ची लकड़ी को जलाते हैं उससे भी निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रात में घर बंद करके सो गए कि धुआं होगा तो मच्छर नहीं लगेगा, मच्छर बत्ती अगर नहीं लगाए तो, मच्छरदानी नहीं लगाए तो, कि धुआं से मच्छर भागेगा। रूम बंद करके सो गए, अब उसमें धुआं भर गया तो ऑक्सीजन हट गया। अब सांस ले रहे हैं तो सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस के थ्रू अंदर फेफड़ा में जा रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की आदत होती है कि तुरंत वो हेमोग्लोबिन को पकड़ लेता है। तो जो सांस हम लेते थे, जो ब्लड उस ऑक्सीजन से, जो सांस लेते थे उस ऑक्सीजन से प्योर होकर के ऑक्सीजन वाला ब्लड को इस सब में लाता था, उसको तो पकड़ लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना दिया। हेमोग्लोबिन को चूंकि जाने नहीं दे रहा है, हेमोग्लोबिन की वजह से ही खून लाल होता है, तो आदमी मर गया। सुबह में कहा कि अच्छा था, अपने आप मर गया। अब क्या कीजिएगा, जिसकी मौत आएगा, जब मरना होगा मर गया, किस कारण से मरा उसको नहीं देखा। तो कुछ लोग अपना इस तरह से, बहुत लोग को देखेगा कि अंधविश्वास में जाकर के पंडित मौलवी सबसे तावीज लेकर के पहनता है, ये बीमारी हो गया है, ऐसे हो गया है, सांप काट लिया तो उसको भी जाकर के झड़ा दिया कि बिना दवा का ठीक हो जाओगे, तो उसमें मर भी जाता है। तो बहुत कुछ है ऐसा बात जो अपने आस्था का लोग करता है, करना चाहिए, जिसको मानता है जो बात हो, लेकिन हर कुछ उसी पे डिपेंड होकर के अपनी जान चली जाए, ये सब बात से होशियार होना चाहिए। फिर उस धुआं में
नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी रहता है, ये भी खतरनाक होगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना रहता है हाइड्रोकार्बन, वो भी खतरनाक होगा। ये सब चीज मिला रहता है उस धुआं में जो वाहन से, गाड़ी से निकलता है। तो गाड़ियां कम हो जाएगी, जनसंख्या कम रहेगा तब, या इलेक्ट्रिक या सीएनजी आ गया तो ऐसे धुआं कम हो गया। इधर खाना बनने वाला, वहां से धुआं खत्म हुआ है, वहां जो है सो बड़ी बड़ी कंपनी में नया टेक्नोलॉजी लगाया, कम प्रोडक्शन हुआ, वहां भी धुआं कम होगा। तो धीरे धीरे ठीक होगा, आगे वाले के लिए भी और हमारे लिए भी। 1988 में इन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने हेतु, अभी जो पॉल्यूटेंट्स सब निकल रहा है गाड़ी के धुआं से, इस सबको कम करने के लिए 1988 में यूरोप में फिर एक गाड़ी के धुआं के लिए खास एक मानदंड, एक स्केल को लागू किया गया, एक स्केल बनाया गया। तो यूरोप में बना है ना, इसलिए उसको कहेंगे यूरो 1, 4 बार बना था, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4। उसी को देखकर, उसी के आधार पे भारत में भी बना है। भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, 5, 6, इस तरह से बना है। इसी प्रकार 2000 में भारत में भी भारत स्टेज 1, पहले कभी गाड़ी रहा होगा BS1, खूब धुआं देती रही होगी, 2000 में बना। फिर 2005 आया था, कहा कि नहीं वो अच्छा नहीं है, इसमें और कुछ फिल्ट्रेशन कीजिए, और कुछ सुधार कीजिए, और कुछ नया टेक्नोलॉजी लाइए, और 2005 में ला दिया BS2, उससे कुछ अच्छा। फिर 2010 में ला दिया BS3, उससे भी अच्छा। फिर 2010 में ला दिया BS4, उससे भी अच्छा। तो हम लोग BS3 तक था, हम लोग को नहीं याद है, BS4 आई थी। तो 31 मार्च तक सब गाड़ी को बेच देना था, सब गाड़ी को सस्ता सस्ता, एक दिन में लोग कई गाड़ी जो को नहीं भी लेना था, सब गाड़ी खरीद लिया था एक दिन में। तो BS4 गाड़ी उस दिन खूब बिकी थी। फिर अब देखते हैं आजकल BS6 आ गई है, और दूसरे देश में ज्यादा आया हो, लेकिन इंडिया में BS6 अब चल रही है। तो ये सब में कम प्रदूषण आता है, और BS बढ़ेगा, 8 होगा, 10 होगा, तो और उसमें सुधार होगा, और फिल्ट्रेशन होगा, तो और भी कम धुआं और ज्यादा नुकसानदायक धुआं नहीं होगा। इस तरह का सुधार होता चलेगा। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे देश में खास करके पानी जो गंदा हो रहा है, पानी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, खराब पानी पिएंगे तो उससे बीमारी भी होता है, वाटर से रिलेटेड सब होगा। तो WHO गंगा और नदी सबको साफ करवाने में, खास करके हमारे यहां पानी का हालात को सुधारने में WHO लगा हुआ है। तो लग रहा है कि पानी में सुधार धीरे धीरे हो जाएगा। डीजल से उत्सर्जित गैसों की सीमा, देखिए डीजल से जो गाड़ी चलती है, गाड़ी का देखिएगा जब खरीदिएगा तब से लेकर के 15 साल तक रजिस्ट्रेशन रहेगा, और उसके बाद कहेगा इसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, इस गाड़ी को कचरा में भेज दीजिए। 15 साल के बाद उसका इंजन का भी क्वालिटी खराब हुआ, बॉडी भी खराब हुई, नहीं चलने वाला है। 5 साल के लिए कहीं बढ़ जाता है, अच्छा कंडीशन है, नहीं तो उसको हटा देना पड़ता है। खास करके डीजल को तो हटा ही देना पड़ता है, पेट्रोल को 5 साल बढ़ा के दिया जाता है। सामान ढोने वाली 10 साल में हटा देना है। तो देखिएगा जो सामान ढोने वाली गाड़ी होगी, पब्लिक ढोने वाली गाड़ी होगा, उस पर पीला कलर का बोर्ड लगा होगा, उस पर नंबर लिखा होगा काला से। और जो पर्सनल गाड़ी होगी जिस पर सवारी हम नहीं ढो सकते हैं, उसका उजला कलर का बोर्ड होगा, नंबर लिखा होगा काला से। वैसे ग्रीन बोर्ड जो पॉल्यूशन बचाव के लिए बैटरी पर चलती है, सीएनजी पर, उस सबका बोर्ड देखिएगा हरा रंग का होगा। ब्लू बोर्ड भी आता है, काला बोर्ड भी आता है। तो ये सब बोर्ड के बारे में सबका मतलब होता है, कौन बोर्ड कहां कैसे लगाया जाएगा, किस पर क्या होगा। राष्ट्रपति की गाड़ी पर नंबर नहीं होगा, स्टार बना होगा, आर्मी की गाड़ी को देखिएगा ऊपर में एरो होगा। तो सबका अलग अलग कलर, सबका अलग अलग लोगो, साइन सब दिया गया है कि सबका अपना अपना पहचान हो। तो डीजल से जो उत्सर्जित गैस है उसकी सीमा बताया गया कि कितना ग्राम प्रति किलो KWH में रहेगा, तो उसका लेवल बताया गया है। जैसे पहला बार जो यूरोप में सम्मेलन हुआ, यूरो 1, वो 92 से 95 में हुआ, और उसमें जो बताया गया कि अगर डीजल से जो धुआं निकल रहा है गाड़ी के थ्रू, तो
तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 4.9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी को सख्त निर्देश दे दिया गया। हाइड्रोकार्बन 1.23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्साइड 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कण पदार्थ 0.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूरो 2 यूरोप में दूसरा विश्व सम्मेलन जो हुआ 1995 से 99, वहां बताया गया उसमें कि अब और सुधार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन 1.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्साइड 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कण पदार्थ 0.15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा बार हुआ यूरो 3 1999 से 2005 में, इसमें बताया गया कि और सुधार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड 2.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये सब किया गया हुआ। हाइड्रोकार्बन 0.66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्साइड 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कण पदार्थ 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह यूरो 4 2005 से 2008 कार्बन मोनोऑक्साइड 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन 0.46 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन का ऑक्साइड 3.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कण पदार्थ 0.02 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब खास पानी के लिए आया, पानी बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान। गंगा नदी है और गंगा के बारे में आप अच्छा ज्योग्राफी में जान सकते हैं। गंगा नदी कहां से निकलती है, कहां से होते हुए कहां जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यूपी के और बिहार के किस किस जिले से गुजरती है, और नेपाल के गंगोत्री से हिमालय के गंगोत्री से कहां से ग्लेशियर के पिघलने से कहां से निकलती है। सब बात पूरा आप डिटेल में ज्योग्राफी में जान सकते हैं। तो जब नदी सब प्रदूषित होने लगी, खास करके गंगा एक अच्छी पवित्र नदी है देश के लिए, ये सब जब प्रदूषित होने लगा, पानी प्रदूषित होने लगा, तो WHO ने पानी से होने वाली बीमारी, क्योंकि WHO का बहुत ज्यादा खर्च होगा, बीमारी जब होगी लोग मरेगा तो, और पानी को साफ करने के लिए बहुत अपना अहम भूमिका निभाया, कोशिश किया, तो इसमें सुधार हुआ हो रहा है। तो गंगा को साफ करने की घोषणा 1986 में ही हो गई थी। इसके लिए साफ करने के लिए तो नहीं है छोटा सा पोखर गया तुरंत कुंभी से उखाड़ के फेंक दिया, साफ हो गया। उसके लिए 300 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च होना था और इसको ऋषिकेश से लेकर के कोलकाता तक गंगा को साफ बनाने का, स्वच्छ बनाने का प्लान था। ऋषिकेश उत्तराखंड और कोलकाता बंगाल की राजधानी है, वहां से वहां तक गंगा को साफ करने का प्रावधान प्लान बनाया गया था। नदी जल के प्रदूषण में उद्योग की सबसे अधिक भागीदारी है। नदी जो गंदा होता है तो उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसका है? उद्योग का है। उद्योग से जो खराब पानी, जहरीला कचरा सब निकलता है, सबका नाला खोल देता है नदी में, तो जीव मरा और उससे भी प्रदूषण। आदमी तो एक्स्ट्रा जो बता रहा है उससे तो होता ही है, किंतु नदियों में मलमूत्र का त्याग करना, उसका नाली खोल देना अपने घर की, आदमी मर गया, कोई जानवर मर गया तो लाश को ऐसे बहा के उसमें छोड़ देना, ये सब भी एक्स्ट्रा कारण सब है। जानवर को नहाना, सर्फ साबुन का इस्तेमाल करके खुद नहाना, ये सब भी कारण है प्रदूषण होने का। पीने के जल में प्रति 100 ml में, पीने का अगर पानी है तो ज्यादा साफ होना चाहिए, तो उसके प्रति 100 ml अगर पानी है तो उसमें कोलीफॉर्म की संख्या 0 से ज्यादा 0 होनी चाहिए। तथा नहाने और सिंचाई का है तो उसमें थोड़ा चलेगा, तो उसमें 100 ml जल में कोलीफॉर्म की संख्या 200 से कम ही होना चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोलीफॉर्म नहीं तो एक तरह का बैक्टीरिया है, अगर वो बढ़ जाएगा उसको पिएंगे पानी को तो पेट और आंत का बीमारी, रोग हो जाएगा। अब है कि जो भी कचरा अपशिष्ट निकलता है उसका हम मैनेजमेंट करेंगे ताकि कचरा से बच सके, कचरा फिर से इस्तेमाल हो जाए, कचरा से नुकसान ना हो, तो उसका कुछ उपाय है। जैसे हम क्या करें कि उपयोग कम करें, कम इस्तेमाल तो कम बनेगा, कम कचरा कम सब कुछ। या फिर अगर जितना है उसका हम रिसाइकलिंग करें, फिर से गला के फिर नया सामान तैयार कर लें, या फिर उसी सामान को दूसरे काम में फिर से इस्तेमाल कर लें।
तो कम ही करें। इसका मतलब हमारे द्वारा किसी वस्तु का कम से कम उपयोग करें, ये एक तरीका है कम कचरा फैलाने का, कम प्रदूषण, कम नुकसान होने का। अब कुछ जैसे रिसोर्स को बचाना है, अब पानी या बिजली से कोयला बनता है, तो बिजली ज्यादा खर्च होगा तो पानी या कोयला भी ज्यादा खर्च होगा। तो बिजली को ऐसे देखते हैं कि आदमी कहीं गया तो बिजली से खुला हुआ पंखा छोड़ के चला गया, तो नहीं होना चाहिए। पानी ऐसे बिहार में नल जल योजना चली तो कहीं कहीं देखते हैं कि टंकी टूट गया तो ऐसे पानी बह रहा है रोड पे, नहीं बहने देना है। भोजन है ज्यादा ले लिया, थोड़ा सा खा के बर्बाद कर दिया, वो नहीं करना है। इससे कचरा भी कम होगा और बर्बादी भी कम होगी। अब कुछ कुछ लोग होते हैं जिसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, अपने से भी मतलब नहीं, लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से 200 रुपया फाइन। अब सोचेगा कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे, सिगरेट पिया और 200 रुपया दे दिया फाइन, कोई बात नहीं, हम जो चाहे वही हुआ। तब ऐसे आदमी को सख्त सजा होनी चाहिए ताकि वो ऐसा नहीं करे। रिसाइकिल कीजिए, प्लास्टिक को, पेपर को, गिलास को, मेटल को, इस सब का रिसाइकिलिंग फिर से गला के बन सकता है। दूसरा चीज, पटना में, बिहार की राजधानी पटना, तो पटना में स्वच्छ धारा नाम का एक प्राइवेट संस्थान है जो घर से वेस्ट कचरा सबको ले जाती है और उससे कंपोस्ट भी बनाती है, जिससे खाद या और भी जो सामान उसके जरूर बन सकता है बनाता है। कुछ प्लास्टिक का रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है। देखिएगा, कचरा वाला भी इतना साइंस जानता रहता है, इतना उसको मालूम है रिसाइकलिंग के बारे में, कि कचरा वाला भी बोरा में देखेगा, इस चीज को चुनेगा, इसको फेंक देगा, ये नहीं ठीक है, या खरीदने जाएगा तो कहेगा ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, इस तरह से खरीदता है, तो हमसे ज्यादा जानता है। तो जो रिसाइकलिंग नहीं होगा उससे क्या होगा, कहीं वो फेंका रहा है एक जगह, ऐसे फेंक दीजिए तो वहां पर जमीन को, मिट्टी को खराब कर देता है, उससे जमीन की दोबारा शक्ति घट जाती है, फसल कम होता है। या नहीं तो फिर रीयूज कीजिए। इसमें से कोई सामान अगर खरीद के लाए हैं और वो सामान खत्म होकर डिब्बा खाली हो गया है, तो फिर उसी डिब्बा का इस्तेमाल कोई दूसरा सामान रखने में करने लगी। इससे रिसाइकलिंग का भी खर्चा बच जाएगा और हमारा काम भी हो गया खत्म, तो दूसरे काम में वो इस्तेमाल हो गया। जैसे पानी ये खराब है, उसको फेंक देंगे, उससे अच्छा है उसको खेती कर रहे हैं वहां उसका नाली खोल दीजिए कि खेती भी हो जाए खराब पानी से, पानी से हमारा इस्तेमाल हो गया था, एक पानी से दोनों काम चल गया। अब अच्छा पानी से खेत में सिंचाई करेंगे, उससे अच्छा है कि खराबे पानी से सिंचाई करें। तो ये सब का ध्यान रखना है प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए, ताकि हम और आगे आने वाली पीढ़ी भी इससे खुश रह सके। विभिन्न संसाधनों का प्रबंधन, बहुत सारा जो संसाधन सब है उसमें से और कौन कौन तरीके से किस चीज को हम बचा सकते हैं। देखिए, जैसे वन और वन्य जीव, वन को बचाना तो बहुत जरूरी है। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ा है, पेड़ पौधा कम गया है, मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, पानी कम होगा, ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल कूलिंग होगा, बहुत नुकसान होगा। पेड़ से मिलने वाला लकड़ी जलावन के लिए, घर बनाने में, पेपर, सबका कमी आ जाएगा। पेड़ जो है ये प्राणी को भी बचाए रखता है, अस्तित्व जंगल में ही जानवर रहता है, उसका पेड़ खाता होता है, उसमें उसको जरूरी है, तो पेड़ जानवर को भी बचाए रखता है। पेड़ का और भी कोई महत्व, ये हमारे एनवायरमेंट को बचाए रखता है, ऑक्सीजन का बैलेंस बना करके, सही बात है। कोई भी घर बनाने के लिए लकड़ी पेड़ से लाएगा, उसको भी फायदा होता है। लकड़ी जलाने के लिए उससे उसका भी फायदा होता है। पानी पेड़ के कारण अच्छा से बरसता है, उसका भी फायदा होता है। मट्टी को कटाव पेड़ रोकता है, उसका भी फायदा होता है। भोजन हमको पेड़ से मिलता है, उसका भी फायदा होता है। तथा एनवायरमेंट जो गर्म रहता है उसका ताप को कम करना भी पेड़ करता है। CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस पेड़ बनाया रहता है। जो जीव विलुप्त होता जा रहा है, पेड़ रहेगा तब ना जंगल में रहेगा, खाएगा, जिएगा, उसको विलुप्त होने से भी जीव को बचाता है। पेड़ से हमको दवा भी मिलता है, रबर भी मिलता है, बहुत सारा तेल भी प्राप्त होता है, सब कुछ पेड़ से मिलता है, बहुत कुछ। पेड़ नहीं रहेगा एक एक ठो तो एक भी इंसान जानवर जिंदा नहीं रहेगा। पशु के लिए चारा भी हमको मिलता है, पत्ते से उसके सड़ने से ह्यूम्स बनता है जो खाद का काम भी करता है खेत में, तो इतना फायदा हमको पेड़ से है। वन क्षेत्र में कमी के प्रमुख कारण
अच्छा, आखिर जो पेड़ घटता जा रहा है इसका कारण क्या है? कौन काट लेता है, कब काट लेता है, पता नहीं चलता। इसका कारण देखिए कहाँ है। अब हम घर बनाएंगे कहीं पर, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो घर बनाने की जरूरत होगा, तो कहीं हम गाछी लगाए हुए थे, उसको पेड़ को काट के वहां पर घर बना लेंगे। अब हमको दाना भी ज्यादा चाहिए, तो पेड़ को काट के खेत बना देंगे, तो पेड़ कटेगा। अब हमको पेड़ लकड़ी का जरूरत है घर बनाने में, तो पेड़ को काट के उस लकड़ी को लगाएंगे। जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत है, तो पेड़ को काट के हम लकड़ी को जलाएंगे। कागज ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो पेड़ को काट के कागजों बनेगा। ये सब काम हुआ, धीरे धीरे हमारे पेड़ को खत्म होने का, नुकसान होने का। वन को बचाने के लिए क्या प्रयास किया गया, उसी तरह से जीवों को बचाने के लिए क्या प्रयास किया गया, उसी तरह से पढ़ेंगे कि पानी को बचाने के लिए क्या प्रयास किया गया, कि सबका अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए कि वन प्रबंधन के प्रयास, वन को मैनेज करने का क्या हमने कोशिश किया, उसको देखिए। भारत सरकार ने वन नीति बना करके, भारत सरकार लास्ट में देखा कि नहीं होगा तो वन नीति बना दिया, बना करके पेड़ और संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किया, कुछ नियम बनाया। कैसे? जैसे देखिए, पहला है बंजर तथा पड़ती भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन। जो जमीन पड़ती है या बंजर है उस पे आप पेड़ रोपिए, इस तरह का एक कार्यक्रम चला दिया और लोगों को पौधा दिया, उसमें सब्सिडी दिया कि लीजिए पेड़ रोपिए, इतना पेड़ फ्री में दे रहा है, इतना आपका हो जाएगा, इतना पैसा देंगे, इस तरह से करके पेड़ लगवाया। दूसरा है जनता में जागरूकता, जनता में जागरूकता पैदा कीजिए, लोगों को उसके बारे में अच्छाई बताइए, तब तो लोग पेड़ लगाएगा, पेड़ नहीं काटेगा, कम काटेगा। और रसोई गैस उपलब्ध कराइए, ताकि रसोई गैस तब तो मिलता ही है उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री, तो जो मिलता है तो मिलने से क्या होगा कि रसोई गैस पे खाना बनाएगा तो पेड़ कम काटेगा। ये सब फायदा सरकार ने किया। भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए, अब देखिए भारत में ही वन्य जीव को भी बचाने के लिए क्या किया है, देखिए। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार देना शुरू कर दिया है। अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी देना शुरू कर दिया, ताकि लोग बचाए और पुरस्कार ले। इसका नाम ये कैसे पड़ा, अमृता देवी बिश्नोई, इसके बारे में देखिए। 3 सदी पहले की बात है कि राजस्थान के खेजड़ी गांव में, राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी उसी को कहते हैं, तो वहां के खेजड़ी गांव में पेड़ की कटाई को रोकने के लिए अमृता देवी नाम की एक महिला थी, स्त्री थी, उसी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था, जिसमें स्त्रियां सब, औरत सब पेड़ से चिपक गई थी, पेड़ नहीं काटने दे रही थी, तो उसको बेरहमी से मार दिया गया। एकता का बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। इसीलिए उस अमृता देवी के नाम पे ही अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार सरकार दे रही है, ताकि उसका नाम भी जिंदा रहे और हमारा प्रयास भी सफल हो और पर्यावरण बचा रहे, पेड़ कम कटे। कुछ गैर सरकारी संस्था भी है जो पेड़ को बचाने का प्रयास कर रही है, जैसे पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, वृक्षारोपण तथा प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान दे रही है, पेड़ रोपवा रही है, चिपको आंदोलन को आगे बढ़ावा मिल रहा है। चिपको आंदोलन क्या है देखिएगा। वन्य जीव संरक्षण, कैसे जीव को बचाया जाए, जल प्रबंधन कैसे किया जाए, वाटर का मैनेजमेंट भी, वनवासियों का विकास कैसे किया जाए, इस सब पर काम करेगा तो अपने आप सब एरिया का, माने सब फील्ड में, सब तरह का इन्वायरमेंट में जो चीज है सबका बचाव होगा। देखिए चिपको आंदोलन क्या है, नाम से पता चल रहा है चिपको, कहीं चिपक गया होगा पेड़ में और सब चिपक गई थी, यही हुआ था। 1970 के दशक में ही गढ़वाल एक जगह पड़ता है, उत्तराखंड, देखिएगा उत्तराखंड, यूपी से कट के बना है उत्तराखंड, राजधानी उसकी है, कहां है उत्तराखंड की राजधानी, कमेंट में लिखिएगा, देहरादून। अर्चना सिंह पूरम जो है कॉमेडियन शो कपिल शर्मा में, फुल एक्सपीरियंस्ड लेडी है, लेकिन वो फिल्म जगत की सारी नॉलेज अर्चना पूरम सिंह के पास है, पूरा अंदाजा है, तो वहीं की रहने वाली है उत्तराखंड की। तो
तो उत्तराखंड के गढ़वाल, वहीं के पहाड़ पर स्थित रेनी गांव, वहां इमारती लकड़ी को काटने के लिए ठेकेदार कटवाता, वन का पेड़ का विनाश होने को रोकने के लिए नजदीकी उसी एरिया की स्त्री ने पेड़ों से चिपक करके का आंदोलन किया था। और उसके पहले अमृता देवी बिश्नोई वाला आंदोलन था ही। इस सबको देख करके बात और खराब हो गई। इस आंदोलन का समर्थन तुरंत में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इस जैसे लोगों ने कर दिया, जिसके कारण यह आंदोलन खूब बढ़ा, खूब फेमस हुआ, पेड़ की कटाई बची और लोगों की जान भी बची, और आज हम और आने वाली पीढ़ी हमारा सब सुरक्षित रहेगा। अब देखिए वन्य जीव कैसे बचाया जाए जीव को। वन से घटने से, जब पेड़ घटेगा तो जानवर कहां रहेगा, खुला में रहेगा, तो भागेगा, मरेगा, वो भी संकट में आ जाते हैं। और मनुष्य तो पहले से ही जीव को शिकार करके खाता है, या उसके कीमती भाग को, कस्तूरी को, सिंह को, हाथी दांत को बेच लेता है, पैसा कमाता है। इसलिए जीव विलुप्त हो रहा था। कुछ तो विलुप्त हो गया, कुछ विलुप्त होने के कगार पे आज भी है। भारत में वन्य जीव का कैसे प्रबंधन किया गया है, इसके लिए भारत में 1970 में भी वन्य जीव और प्रकृति संरक्षण वर्ष मनाया गया था 1970 में। पशु पक्षी की भी सुरक्षा के लिए कई वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान और बहुत सारे प्राकृतिक क्षेत्र की स्थापना की गई है, ताकि इससे कोई भी जंतु का शिकार नहीं हो सके। जीव जंतु को पकड़ना या उसको तंग करना भी दंडनीय अपराध है। तब्बू और सलमान खान ने काला हिरण को मार दिया था, बहुत दिन तक केस चल ही रहा। तो जब उस लेवल के आदमी को बचने में मुश्किल हुई, तो हम लोग क्या है, अब पानी का, जल का संरक्षण, बचाव और प्रबंधन, मैनेजमेंट करते हैं। कैसे होगा? जल भी जीवन है। देखिए, जरूरी लोग कहता है जल ही जीवन है, हवा भी तो जरूरी है, इसलिए जल भी जीवन है। और अधिकतर काम तो पानी के बगैर नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादा पानी खर्च करने से जल की कमी धीरे धीरे हो रही है। इसलिए इसका संरक्षण करना, इसको बचाना बहुत जरूरी है। बांध से सिंचाई के अलावा बिजली का भी उत्पन्न की जाती है। बांध जो हम बना लेते हैं तो उससे सिंचाई तो होता ही है, प्लस बिजली भी बनाने के काम आता है पानी। इस तरह से एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध परियोजना। कहां बनाया गया है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में। भागीरथ तथा भिलांगना नदी का जहां पर मिलन होता है, संगम होता है, उसी के नीचे गंगा नदी पर बनाया गया है। इससे बिजली भी बनती है वहां पे। और यूपी के, पश्चिमी यूपी के 2,70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी उसी पानी से, बांध के पानी से होती है। और दिल्ली को भी पानी की जरूरत होती है तो वहीं से लेता है। लेकिन अगर बांध कभी टूट जाए तो कितनी बड़ी तबाही भी आ जाएगी, ये खतरा भी होता है। दूसरा है सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये कहां बना है? इससे भी सिंचाई होती है, इससे भी बिजली बनता है, ये भी पेनी का काम आता है। लेकिन ये गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इससे गुजरात को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को और राजस्थान, इतना को इससे फायदा होता है इस बांध से। इस परियोजना को बनने में, इसको भी काम होने में मेधा पाटकर और मेनका गांधी इत्यादि इन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अब देखिए, वर्षा का जल जो उसी को बचा के रखते हैं, वही तक कम से कम काम आ जाए। तो भूमिगत जल का परिपूर्ण वर्षा जल से होता है। लेकिन पानी जो बरसता है उसी से जमीन के अंदर जो पानी का लेयर है, कल गाड़ते हैं, चापाकल तक पानी कहां से आता है, या कुआं खानते हैं तो पानी कहां से आ जाता है? तो वर्षा जल अंदर होता है, वहीं से निकलता है। वर्षा जल को स्टोर कर काम में लाना चाहिए। पानी जो बरस रहा है उसको भी स्टोर करके आदमी को काम में लाना चाहिए। वर्षा जल की संचय व्यवस्था, वर्षा के पानी को जो हम बचाते हैं, कहीं पर स्टोर करके रखते हैं, तो उस सब जगह उसको सब नाम से जाना जाता है। जैसे
इस व्यवस्था को राजस्थान में कहते हैं खादीन या नाड़ी, महाराष्ट्र में कहते हैं बंधारा या टाल, मध्य प्रदेश और यूपी में कहते हैं बूंदी, और बिहार में कहते हैं आहड़ा, हिमाचल प्रदेश में कहते हैं पुल, और जम्मू में कहते हैं पोखर। तो इधर हम भी लोग पोखर बोलने लगे। अब जम्मू का मतलब सीखे हुए हम लोग पोखर बोलना। तमिलनाडु में गिरीश, केरल में सुरंगम और कर्नाटक में कट्टा कहते हैं पानी में जमा करके रखने को। वर्षा जल, भूमिगत जल में कुआं के जल को मेंटेन करता है। भूमि जमीन का जो पानी होता है कुआं के जल को, कल के पानी को तो वही ना मेंटेन करके रखता है। देखते हैं जब लेयर नीचे जाता है तो गर्मी में कल सूख जाता है, कुआं भी सूख जाता है। अर्थात खेत में जो नमी बना रहता है वही जमीन के अंदर वाला पानी भूमिगत जल बनाया रहता है। नहीं, अब वो अंदर का पानी है तो प्रदूषित भी नहीं होगा। हम तो कोई चीज ऊपर ना फेंकेंगे, नदी में ना फेंक देंगे, अंदर का पानी से बचा रहता है, जल्दी प्रदूषित नहीं होता है। आदमी जानवर से प्रदूषित नहीं होगा। अब देखिए कोयला या पेट्रोलियम, इसको भी बचाया जाए आगे के लिए। कोयला से बिजली बनता है, पेट्रोल से गाड़ी भी चलता है और मशीन चलता है, सबको भी तो बचाया जाए। ये जीवाश्म ईंधन होता है, फॉसिल फ्यूल, मतलब ये जमीन के अंदर से निकलता है। आज इसको बनने भी नहीं कि आज तुरंत भी जो है जानवर मरा उसी से पेट्रोल बन जाता है, समुद्री जानवर से। ऐसा नहीं तुरंत मरा तुरंत देखेंगे पेट्रोल लगा कि नहीं, तुरंत पेड़ के अंदर दबा तुरंत खन के देखेंगे कोयला बना कि नहीं, तो तुरंत नहीं बनेगा, कम से कम लाख वर्ष लग जाएगा। आज बीच में खत्म हो गया तो लाख वर्ष में रुके रहेंगे। और इससे जलने पर कोयला पेट्रोल जलेगा कम में जलाइए, नहीं तो उससे विषैली गैस भी निकलती है, वातावरण में प्रदूषित होता है। कोयला और पेट्रोलियम में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर सब होता है। ये सब जलता है तो CO2 गैस, CO गैस, HO2, NOx, SOx, सल्फर का ऑक्साइड सब बनता है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड का सांद्रता ज्यादा होता है। इससे ज्यादा विषैला गैस होता है, इसके कारण एनवायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूशन पहुंचता है। अब हमको उस नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए, जो खत्म हो सकता है उसको बचाने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो खत्म नहीं होगा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जीवाश्म ईंधन की कमी होने के कारण, कमी होने का चांस है, सीमित है, लिमिटेड है, इसीलिए उसको बचाने के कारण हम चाहें तो सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी तो खत्म नहीं होगा जल्दी, कब कब होगा नहीं होगा लेकिन रहेगा। उसी तरह पवन ऊर्जा, हवा खराब हवा रहेगी, उस हवा और बायोगैस इस सब का यूज करके हम अपना काम चला लें और उस नेचुरल रिसोर्स को बचाने की कोशिश करें जो सीमित है। सौर ऊर्जा देखिए, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके क्या हम फायदा कर सकते हैं उसकी जगह पे, तो सौर ऊर्जा का निरंतर स्रोत है। सूरज जो है सौर ऊर्जा, उसकी रोशनी, उसका हीट, वो ऊर्जा देता ही। सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है, याद रखिएगा, जो हड्डी के लिए फायदेमंद होती है। इससे सौर कुकर के खाद्य पदार्थ को पकाने में, आज जब वो लाइट सूरज की रोशनी है तो उससे तो देखते हैं कि छत सब पे रखा रहता है सोलर पैनल, उससे बिजली को बना लेते हैं, हीट करके खाना भी तैयार कर लेते हैं, पानी को गर्म कर लेते हैं, सब काम तो चले जाता है। तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक, कोयला, पानी सब तो बचाना, बिजली सब बचाना। सौर शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में, सौर शक्ति संयंत्र में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन करने में वो तो करते ही हैं। कृत्रिम उपग्रह को भी जो विद्युत शक्ति चाहिए, जो हम यहाँ से उपग्रह भेजते हैं उसको भी जो विद्युत शक्ति चाहिए, उसमें भी सोलर पैनल के यूज से वो काम कर लेता है, चल जाता है। भारत सरकार ने 1992 में MNES की स्थापना की है, जो लोगों को जागरूक कर रहा है कि उस नेचुरल रिसोर्स को छोड़ करके जो लिमिटेड है, जो अनलिमिटेड है, उसका इस्तेमाल कीजिए और उसको बचने दीजिए। पहल हो रही है, चलो। उसी तरह से पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, विंड एनर्जी, इसका यूज नाव चलाने में भी किया जाता है। नाव लगा दे, इस तरह से घेरा हुआ है, हवा का झोंका आया उसको ठेले का साथ पूरी नाव ठेलाएगी, ये काम होता है। टरबाइन को घुमाने में, अब जब टरबाइन घूमेगा तो जितनी भी पवन चक्की जब घूमेगी तो उससे जो जोड़ देंगे, सारा मोटर चलेगा, सारा काम उससे होगा, सारा एनर्जी वाला काम होगा, उसको हम काम करते हैं हवा से। तमिलनाडु में बड़े बड़े पवन संयंत्र लगे हुए हैं, और वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा हवा चलने वाला जो है डेनमार्क, तो वहां और ज्यादा होगा। 850 मेगावाट बिजली जो तमिलनाडु में पैदा किया जाता है हवा से, और गुजरात में भी बहुत सारा पवन संयंत्र लगा हुआ है। अब भारत अगर देखा जाए तो पवन संयंत्र लगाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पे है। बायोगैस, बायोगैस का कचरा से, गोबर से, इसी सबसे बनता है। तो ये प्लांट से, मलमूत्र से, वेस्टेज से सबसे बनाया जाता है। ये गैस का मिक्सचर होता है,
इसमें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प, ये सब मिला हुआ रहता है। अब मेथेन गैस बड़ी आसानी से जल जाती है। खाद में भी जलने के बाद जो बचेगा उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और ये एक अच्छा फ्यूल होता है बायोगैस। इस तरह से करके हमारा ये 10 का चैप्टर जो था वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये खत्म हो गया। और आज रक्षाबंधन है, तो आप लोग को इस रक्षाबंधन जो भाई बहन का लगाव है, प्यार है, उसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं, ताकि आप लोग आगे अच्छा से अच्छा कर पाइए। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसको भी जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, ताकि हम और मोटिवेट होकर के वीडियो बना सकें। और जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by SK Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry SK Garden. SK Hussain Hussain sir. sir की Welcome क्लास to Chemistry Hussain Chemistry sir. Garden में आपका स्वागत है। SK Hussain sir.